अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर में, जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कॉन्सेप्चुअल एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो फिजिक्स के डेफिनेशन को रट्टा तो मार लेते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। ये रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन उनको मकसद नहीं होता उसकी फिजिक्स के डेफिनेशन का कि हाउ द मैटर एंड एनर्जी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, हाउ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। आज हम बहुत सी बारीक से सिंपल तरीके से डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और ओवरऑल कंप्लीट डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक फिजिकोस। ये जो वर्ड फिजिक्स है वो एंशिएंट ग्रीक के फिजिकोस वर्ड में से लिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकोस? द मीनिंग ऑफ फिजिकोस इज नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। ये वर्ड फिजिक्स का मतलब है। अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन फिजिक्स इन वन वर्ड, एक वर्ड में फिजिक्स को डिफाइन करें, तो आप कह सकते हैं नेचर। और डिफाइन फिजिक्स इन सिंपल वे, द नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड द फिजिक्स। लेकिन हम कंप्लीट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कंप्लीट डेफिनेशन फिजिक्स की कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with study of matter, energy and relationship or interaction between matter and energy. Interaction between matter and energy. Yeah, definition of the physics. Now we discuss the definition of physics in detail. So here the branch of physical science. Word is science, another term is physical science, which deals with the study of matter, energy, and last term is interaction between matter and energy. तो हमारे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज साइंस, what is physical science, what is matter, states of matter, conversion of common states of matter। तो ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहला लेक्चर देख लें कि साइंस क्या होती है, फिजिकल साइंस क्या होती है, मैटर क्या होता है, उसकी कॉमन स्टेट्स क्या है, उनकी इंटर कन्वर्जन क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी to do work is called energy, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कैपेबिलिटी आ जाता है, कभी कभी कैपेसिटी आ जाता है, कभी कभी टेंडेंसी आ जाता है। तो ये सिनोनिम्स हैं। तो आप कह सकते हो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, टेंडेंसी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। SI unit of energy is joule. So there are so many types of energy, but here we discuss two types of energy. One is called kinetic energy and other one is called potential energy. One is called kinetic energy and other one is called potential energy. So how we define the kinetic energy? Energy due to motion of a body. Energy due to motion of a body is called kinetic energy. हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी सपोज करें अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एक एनर्जी होगी। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं K.E लिखूंगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। एनर्जी ड्यू टू
position of a body with reference to a point is called potential energy, or with respect to ground is called potential energy। ठीक है, यानी सपोज करें कि अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे है ग्राउंड से, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। वो जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये आगे चल के हम 9th क्लास की फिजिक्स में डिस्कस करेंगे और ड्राइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, कैसे आएगा। अच्छा, अब देख लें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? मास के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, लेकिन स्पीड का क्या यहां पर होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि दो बॉडीज का मास सेम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो बसेस हैं जिन दोनों का मास क्या है? सेम है। दो बसेस का मास सेम है, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी स्पीड यानी वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अगर वेलोसिटी सेम है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा है। यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है, मास पे भी डिपेंड करती है एंड वेलोसिटी पे डिपेंड भी करती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर स्क्वायर है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी को मैं 2 मरतबा इंक्रीज करूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी को 4 गुना इंक्रीज कर रहा हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 हो गया। अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज mgh। इसका फार्मूला क्या है? mgh, वेयर m इज द मास, g is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, and h is the height with reference to some point। यानी ये तीनों पे डिपेंड करती है। अब मास आपको पता है, हाइट सिंपल सी हम क्या कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसी भी बॉडी को अगर फ्री फॉल करेंगे तो किसकी तरफ जाएगी? जमीन की तरफ जाएगी। तो एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी एक बॉडी का मास, अगर दो बॉडीज हैं उनका मासेस सेम है, दोनों अर्थ पे हैं या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी जिसकी हाइट ज्यादा है, जिसकी हाइट ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि दो बॉडीज की हाइट सेम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीज पर डिपेंड करती है। तो हमने किसको क्लियर कर दिया? एनर्जी को। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। Now, interaction between matter and energy. Interaction between matter and energy. Matter and energy के दरमियान में क्या ताल्लुक है? How the matter energy are interacting each other. How the matter is converted into energy and energy is converted into matter. अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फेमस इक्वेशन होती है E is equal to mc square. E is equal to mc square. This equation was given by Albert Einstein. Albert Einstein. Hence it is called Albert Einstein equation. इसलिए हमको इसको बोलते हैं क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। वेयर E is एनर्जी, E यहां पर क्या है? एनर्जी है। M यहां पर क्या है? M is the mass of object. C क्या है? C is the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? इसको बोलते हैं स्क्वायर्ड। स्पीड ऑफ लाइट का इक्वेशन में क्या होगा? स्क्वायर होगा, खाली स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी, इसका क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर का पर सेकंड का मतलब क्या है कि 10⁸ का मतलब है 3 को 8 जीरो लगाएंगे मीटर पर सेकंड।
यानी लाइट 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर तय करती है। अब इस इक्वेशन का काफी स्टूडेंट समझते हैं कि ये तभी वैलिड है जब बॉडी मोशन में हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपके पास 1 किलोग्राम बॉडी का मास है, ठीक है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? आइदर ये रेस्ट में ही हो, ये नहीं है कि हमेशा क्या करे, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मूव करे फिर उसके पास एनर्जी होगी, नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। यानी इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी हम इस इक्वेशन में से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू एम क्या है 1 किलोग्राम, सी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये E आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर स्क्वायर होगा 9 × 16, 8 के ऊपर क्या है स्क्वायर है तो 8 × 2 ये कितना हो जाएगा 16 जूल ऑफ एनर्जी। यानी अगर 1 किलोग्राम बॉडी है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, इधर वो भले रेस्ट कंडीशन में हो, इसका कभी भी मतलब नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ हमेशा मूव करेगी तभी जाके इसके पास एनर्जी होगी, नहीं, इसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी 9 × 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो मास था 1 किलोग्राम, ये एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मूव करेगी, तब ये मास क्या हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ओरिजिनल इक्वेशन होती है E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C पावर 4। दिस इज द ओरिजिनल अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन वेयर P इज द मोमेंटम, P इज द मोमेंटम। ठीक है, ये क्या होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होती है। आगे चल के ये भी हम डिस्कस करेंगे। सपोज करिए आप कि बॉडी रेस्ट में, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अब बॉडी रेस्ट में यानी उसके पास मोशन है ही नहीं तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मोमेंटम में यहां पर 0 रख दूं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन क्या बचेगी E स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर C पावर 4। अगर दोनों तरफ से मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो M स्क्वायर का क्या आ जाएगा M, C पावर 4 का क्या हो जाएगा C स्क्वायर। ये हम इक्वेशन मिल गई हमारे पास E इक्वल टू MC स्क्वायर। अगर अभी बॉडी कोई रेस्ट में भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेस्ट कंडीशन अप्लाई की है, तो उसके अंदर भी इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, यानी हाँ, अगर ये वो बॉडी स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी फिर इसका होल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी उसका पूरा मास क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन रिलेशन बताती है किसके दरमियान, मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशन बताती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। यानी दूसरा जो इसका नाम है वो है मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब हम 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसके, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक तो ये एग्जांपल हो गया, दिस फेनोमेना इज हैपन ऑन द सरफेस ऑफ सन। सन पे हर वक्त क्या होता रहता है कि मास कन्वर्ट होता रहता है एनर्जी में, जो लाइट के फॉर्म में, जो हीट के फॉर्म में हमारे अर्थ तक पहुंचती है, पूरी यूनिवर्स में जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के मुताबिक वहां पर इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि उसका जो मास है वो कन्वर्ट होता जाता है किसमें, एनर्जी में। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 किलोग्राम पर सेकंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी 10⁻9 किलोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एवरी सेकंड। हर सेकंड में 10⁻9 किलोग्राम, 10⁻9 किलोग्राम क्या है, बहुत बड़ा मास है, यानी एक को कितने जीरो लगा दें, 9 जीरो लगा दें, इतने किलोग्राम हर सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है सन के ऊपर किसमें, एनर्जी में, जो आ रही है लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। अभी हम 2 इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मींस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। mass is converted into energy and energy is converted into mass। अभी आप सोच रहे होंगे कि मास ठीक है कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, ठीक है, जैसे सन का एग्जांपल मैंने दिया, एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगी मास में, ठीक है, इज दिस पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, हम 2 एग्जांपल पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन,
one example of converting of mass into energy and energy to mass, the pair production and pair annihilation. पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, अब दो टर्म्स को समझें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो पहला क्या है, पेयर प्रोडक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक फोटॉन, क्या होता है, एक फोटॉन, यानी जिसको हम कह सकते हैं गामा रेस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गामा रेस। ठीक है, जब ये आकर किसी हैवी मेटल के साथ टकराते हैं, किससे टकराते हैं, हैवी मेटल के साथ टकराते हैं, तो ये इमिट करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज पॉजिट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है और जिसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, तो पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। इसको हम कहते हैं दिस इज द एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का मास सेम होगा और दोनों पे चार्ज सेम होगी लेकिन अपोजिट। ठीक है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए, ये जो फोटॉन था वो हमारे पास क्या थी, एनर्जी थी। अब ये कन्वर्ट हो गए किसमें, मास में। मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, यानी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। इसके ऊपर और भी रिसर्च हो रही है। ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल है किसकी, पेयर प्रोडक्शन की, जो हम इंटर के क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी एनर्जी आई, फोटॉन आया, जिसको हम गामा रेस कहते हैं, किसी हैवी मेटल से टकराई तो वो क्या करेगी, इजेक्टेड करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर पार्टिकल्स हैं। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होती है, चार्ज भी बराबर होती है लेकिन अपोजिट साइड में। ठीक है, अच्छा, उसके उलट है क्या, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अनलाइक चार्जेस हैं, आपस में अट्रैक्ट करेंगी। अब जैसे जैसे ये करीब आते जाएंगे तो इतनी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बहुत बड़ी स्पीड के साथ कोलाइड करेंगे। जब ये दोनों आपस में करेंगे कोलाइड तो ये इसमें से निकलेगी क्या, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन। इसमें क्या, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, फोटॉन के फॉर्म में आएगी, जिसको हम कहेंगे दीज आर गामा रेस। ये क्या हो जाएंगे, गामा रेस हो जाएंगे। इसकी ये सिंबल भी लिखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ये मासेस थे दो, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या, पॉजिट्रॉन। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होने की वजह से आपस में क्या किए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ। लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए वो आपस में जैसे ही कोलाइड हुए तो उसमें से क्या निकली, एनर्जी निकली इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मींस इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। मीन्स यहां पर क्या हुई, एनर्जी कन्वर्टेड हो गई किसमें, मास में। यहां पर क्या हुआ, मास कन्वर्टेड हो गया किसमें, एनर्जी में। अब एक बात देखें, जो गामा रेस होते हैं, अल्फा रेस पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेस पे होती है नेगेटिव चार्ज, गामा रेस पे होती है नो चार्ज। तो आगे चल के रेडियोएक्टिविटी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गामा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो गामा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर देखें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है, तो यानी टोटल चार्ज आ जाएगी 0 कूलम। और 0 कूलम क्या होती है, गामा रेस पे होती है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी वैलिड है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी प्रूफ हो गया कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये एग्जांपल है किसके, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।